चलो, मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझेंगे और फिर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है और उसके स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक बार कोलगेट का जिक्र किया था, अगर तुम लोग को याद होगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, अभी मीनिंग समझेंगे। कोलगेट का जरा केस हम देख लेते हैं। कोलगेट इंडिया में आने से पहले बहुत सारे कंट्रीज में जो अपना प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर चुका था। फिर जब बारी इंडिया की आई तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए या फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब है कि किस तरीके से वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेके बिहेव करता है, या फिर बिहेवियर हम केवल गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे मतलब जनरल सेंस की बात करें तो एक व्यक्ति किसी चीज को लेके कैसे वो बिहेव करता है, तो वो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो कोलगेट को अपने क्या करना है, जो उनका प्रोडक्ट है वो इंडिया के मार्केट में सेल करना है। तो अब इंडिया के मार्केट में पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ के जो ऑडियंस हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो रेडी है कि नहीं है। यहाँ का जो टारगेट मार्केट है वो उनके प्रोडक्ट को बाई करने के लिए रेडी है कि नहीं है, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 1917 में इन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया। तो अब उन्होंने क्या पाया कि यहाँ के जो लोग हैं या तो दातुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो राख का इस्तेमाल करते हैं या फिर नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल चीजें यहाँ पे यूज होती हैं दांतों की सफाई के लिए, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और जो कि इजीली अवेलेबल भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे गांव में पहले चूल्हा चौकी भाई चलता है तो राख भी अवेलेबल है आसानी से, दातुन भी अवेलेबल है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं या फिर आपका खेत खलिहान है, वहाँ पे आराम से घूमते फिरते आदमी गया उधर से दातुन करते हुए आ रहा है घर पे, तो वो भी अवेलेबल है। नमक का भी इस्तेमाल कई बार किया जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ इजीली एक्सेसिबल हैं और कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट है, सेंटिमेंट है, कल्चरल वैल्यूज हैं, वो भी इन सारी चीज़ों से इंटरलिंक थी। तो कोलगेट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट में, हमने बताया ना कि जब आपको किसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मार्केट में लोगों की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो उसको लेने के लिए वो रेडी है कि नहीं है, यानी आपके प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड है कि नहीं है। मार्केट रिसर्च याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में इन्होंने पाया कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उनको उन ट्रेडिशनल चीज़ों से शिफ्ट करके और जो इनका प्रोडक्ट है उस पर ले आना काफ़ी चैलेंजिंग है। ये इतना आसान उनके लिए नहीं था। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, स्विच करने की बात कर रहे हैं कि चाहे वो जो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं, चाहे दातुन हो, राख हो, सॉल्ट हो, इन सब चीज़ों से चेंज होकर ये कोलगेट का प्रोडक्ट यूज करें। मैं कोलगेट का प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो कोलगेट इंडिया में आया था ये पहले पाउडर सेल करते थे। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पहले कोलगेट का पाउडर आता था, बाद में टूथपेस्ट आया है। ठीक है, तुम्हारे बुक में ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसमें देखो कोलगेट, उसके नीचे टूथपेस्ट, टूथ पाउडर लिखा है ना, तो पहले पाउडर आता था। हाँ हाँ, डाबर लाल दंत मंजन में अभी भी पाउडर आता है ना। तो अब तो मुझे लगता है कि कोलगेट का पाउडर नहीं दिखता है, नहीं तो एक बड़ा प्यारा छोटा सा टीन की डिब्बी होती थी, टीन की डिब्बिया होती करती है, उसी में वो उनका पाउडर पैक्ड होता था। हाँ, हाथ में दंत मंजन की तरह ले लेते थे और ब्रश में लगा के और ब्रश कर लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगा के और फिर जैसे हाँ ई करके लगा लेते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे अभी पेस्ट आप ब्रश पे लगा के और फिर मंजन कर लेते हो ना, दांत साफ कर लेते हो, तो पहले आप क्या करते थे, हाथ पे ले लिया और फिर थोड़ा थोड़ा ब्रश में लगा के फिर यूज करते थे, या फिर उस टाइम पे ब्रश की जगह वो पाउडर को ही आप उंगली से दांत में रगड़ लेते थे, ठीक है, तो ऐसे हो जाता था। हाँ बताओ क्या बोले। कंपटीटर्स जब वो टूथपेस्ट लेके आएंगे तो क्या ये पाउडर पे ही अटके रहेंगे? नहीं समझे? जब कंपटीटर्स आए, लोकल कंपटीटर, उन्होंने टूथपेस्ट लेके आ गए, तो इनको भी जो मंजन है या फिर पाउडर है उसे शिफ्ट होके इस पे आना पड़ा। तो अब उस टाइम पे कंपटीटर यही इंडिया में, तो उस टाइम पे तो कंपटीटर कहाँ, अभी तो कोई था ही नहीं। अभी बता रहे हैं केवल जो ट्रेडिशनल तरीके थे यही इस्तेमाल हुआ करते थे, कंपटीटर तो आपके बाद में आए। ऐसे ही समझो, आज के टाइम पे आप मार्केट में जाते हो तो टूथपेस्ट नहीं मांगते हो, कोलगेट मांग के पेप्सोडेंट लेके चले आओगे, है ना, या फिर क्लोजअप लेके चले आओगे, तो भैया कोलगेट दे दिए। अब कोलगेट भी बोलोगे तो उसको भी पता है कि कोलगेट मतलब, बोलेगा कौन सा कोलगेट दें तो भाई कोलगेट कोलगेट है, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर इसके अलावा जो आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। मैगी का भी एग्जांपल लेते हैं, मैगी, कोई नूडल्स नहीं मांगता है क्या, मैगी दे दो, बोले कौन सा मैगी, तो पतंजलि वाला दीजिए। हाँ मैगी ब्रांड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें कि अब यहाँ पे इनके सामने चैलेंज था कि किस तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए और इनको बताया जाए कि जो आप दंत मंजन यूज करेंगे या फिर कोलगेट जो पाउडर यूज करेंगे वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर कंपेयर किया जाए तो बेहतर है, दांतों की सफाई के लिए, दांतों की लॉन्जिविटी के लिए, या फिर अगर कीटाणु से बचाना है सेफ्टी के लिए भी ये बेहतर होगा। तो इनको दो चीजों का ध्यान में रखना था, एक तो जो कल्चरल वैल्यू जुड़ा हुआ है इन सारी चीजों को जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज कर रहे हैं वो, और एट द सेम टाइम जो शिफ्ट करना है कि वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो शिफ्ट होके ये कोलगेट को बाई करना स्टार्ट करें। तो इसीलिए क्योंकि राख या फिर जो आप सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो क्या है, इसीलिए उन्होंने पहले पाउडर ले आए कि वही वाली आपकी फीलिंग और इमोशन रहे, केवल क्या है प्रोडक्ट आपका डिफरेंट है। तो कल्चरल वैल्यूज को तो अब इन्होंने किया क्या, कैसे किया ये शिफ्टिंग, तो डायरेक्टली हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है आपको इसे यूज करना चाहिए। इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंज्यूमर को अवेयर करना, फ्री में सैंपल्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कई सारे स्कूल से इन्होंने क्या किया, घूम घूम के बच्चों को क्या करते थे, स्कूल में ही ये प्रोडक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, डॉक्टर से कंसल्ट करते थे और डॉक्टर से कहलवाते थे कि कोलगेट आपके दांतों के लिए कितना हेल्दी है, जरूरी है। आज के टाइम पे भी देखोगे तो जो कोलगेट का ऐड आते हैं तो उसमें डॉक्टर्स को रखते हैं और आईडीए के द्वारा प्रमाणित या फिर डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड, इस तरीके से दिखाया जाता है कि लोगों का इसके ऊपर विश्वास बढ़े। हाँ सेंसोडाइन का आता है कि मैं इतने दिन से यूज किया, मेरे दांतों का झंझनाहट, सनसनाहट, फनफनाहट वो सब कुछ दूर हो गया, ठीक है, ये चीजें। तो कंज्यूमर को कन्विंस करना, डेमोन्स्ट्रेट किया गया अपने प्रोडक्ट को कि हमारा जो प्रोडक्ट है बाकी प्रोडक्ट के मामले में सुपीरियर है, और डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को। उस टाइम पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे या फिर जो लोकल टूथपेस्ट या फिर जो दांत की सफाई के लिए जो भी उनका प्रोडक्ट था, जो उनसे भी इनको कम्पीट करना था, तो उनसे भी इनको अपना प्रोडक्ट क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। तो इसलिए भी इन्होंने बेसिकली क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए चाहे डॉक्टर का सहारा लिया या फिर स्कूल्स में या फिर ऐसे ऐसे लोकेशन पे एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को क्या किया, प्रमोट किया। तो दोनों ही चीजें हुई, धीरे धीरे इनका प्रमोशन भी हुआ और लोगों का जो बिहेवियर है वो भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हुआ।
तो 1917 की हम बात कर रहे थे, 20 साल के बाद, ठीक है, 1937 में कोलगेट ने डेंटल क्रीम लॉन्च किया। डेंटल क्रीम का मतलब वही आपका टूथपेस्ट आया, ठीक है। तो पहले पाउडर होता था और पाउडर के बाद फिर टूथपेस्ट आया। इसके बाद 1970s के अराउंड में अपने शेयर्स को इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया और बाय द टाइम धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो चुकी थी और उस टाइम पे 1970s की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर कोलगेट ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, टूथपेस्ट के मामले में या फिर ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट के मामले में। तो अब यहाँ पे बात आएगी इसी एग्जांपल से कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कंज्यूमर का मतलब वो व्यक्ति या फिर इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है अपने पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और जब इसको हम कनेक्ट करते हैं बिहेवियर से तो हम उसी गुड्स एंड सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि उनका ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से है, उनका थिंकिंग किस तरीके से है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने से पहले किस तरीके से सोचते हैं, परचेज डिसीजन वो कैसे लेते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे कि एक ये आपका प्रोसेस है, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस है या फिर एनालिसिस है कि एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन। कंज्यूमर में केवल हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करें, कंज्यूमर में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कि किस तरीके से अपने नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस को वो इवेलुएट करते हैं, फिर परचेज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कहा कि चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, उसको परचेज करने से पहले, परचेज करने के दौरान और परचेज करने के बाद, ये सारी चीजें आपके कंज्यूमर बिहेवियर में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जब हम परचेज डिसीजन कैसे किया जाता है, जब हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे ग्रुप में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, किस तरीके से अपने चॉइसेस मेक करता है, अलग अलग गुड्स को लेके कैसे वो परचेज करता है, किस तरीके से वो उसको यूटिलाइज करता है और फिर किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करता है। तो अगर हम कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर एक डिसीजन प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस जिसमें हम इंडिविजुअल को देखते हैं कि किस तरीके से वो इवेलुएट करता है, किसी प्रोडक्ट को अक्वायर करता है और फिर उस प्रोडक्ट को अक्वायर करने के बाद यूज करता है और अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है। तो ये होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि हमने यहाँ पे कोलगेट का एग्जांपल लिया और कोलगेट के एग्जांपल में हमने कोलगेट का मेन जो चैलेंज था क्या, जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को बाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना था। तो हमने क्या किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि हम इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या फिर एनालिसिस है कि कैसे, हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन मेक चॉइसेस, परचेज, यूटिलाइज एंड डिस्कार्ड आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे उसने क्या किया, हम कह रहे हैं कि एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक एनालिसिस है, एक इवेल्युएशन है। किसके बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक ग्रुप के बारे में, एक इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे वो अपने नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग गुड्स में से वो किसी पर्टिकुलर गुड्स को सेलेक्ट करता है, परचेज करता है, यूज करता है और फिर उसको डिस्पोज करता है या फिर यूज करने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो लेता है, ठीक है, अपने नीड या डिजायर को फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें यूज कर रहा है। तो अब यहाँ से बात समझ में आ रही है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब कि हम ओवरऑल उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि कैसे वो अपने डिसीजन लिया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अलग अलग ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स में से, और फिर फाइनली वो परचेज करने के बाद वो उसको यूज करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग की, कि कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है, इवेल्युएशन है, एनालिसिस है, इंडिविजुअल कस्टमर या फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि हाउ दिस इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज, ठीक है, चाहे वो आइडिया हो, चाहे गुड्स हो
या फिर सर्विस हो टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। आगे बात समझ, जो मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया था, मार्केटिंग के मीनिंग में कि हमारे मार्केटर को या फिर फर्म को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना। तो अब कंज्यूमर बिहेवियर में हम वही चीज इवेलुएट कर रहे हैं मार्केट रिसर्च के माध्यम से कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, बाई करता है और फिर उसको यूज करता है अपने नीड को पूरा करने के लिए। यही है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है ये एक्शंस है कंज्यूमर का मार्केट प्लेस में और अंडरलाइन मोटिव्स हैं कि किस पर्पज से वो गुड्स को बाई कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो। कंज्यूमर बिहेवियर को हम कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ अ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस। ठीक है, ये पहली चीज के कंज्यूमर किस तरीके से एक्ट कर रहा है और उस एक्ट के पीछे उसका मोटिव क्या है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आ जाओ। जो हमारा पार्ट है वो है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस ये जनरली हम करते आ रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी रेगुलर बेसिस पे। जब भी आप मार्केट में जाते हो तो पहले आप मार्केट में ऐसे ही मुंह उठा के चल देते हो या फिर कुछ जरूरत होता है इसलिए जाते हो? जरूरत होता है इसलिए जाते हो। ठीक है, यानी आपकी कुछ नीड्स या फिर रिक्वायरमेंट है, उस चीज के लिए आप मार्केट में निकलते हो और फिर उसको खरीद के ले आते हो। तो अब यहाँ पे जब मार्केट में गए जो भी आपकी जरूरत के सामान है तो क्या बस ऐसे ही उठा के ले आते हो या फिर बहुत सारी चीजें उसके पीछे करनी पड़ती है, इवेल्युएशन करना पड़ता है, जांच पड़ताल करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मार्केट में अवेलेबल है, कौन से प्रोडक्ट से आपके पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई होगी, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है उससे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज आपने इन्वॉल्व कर लिया। पहले तो आपने नीड एनालिसिस किया कि मुझे चाहिए क्या। नीड एनालिसिस के बाद आप देखते हैं कि उस नीड को पूरा करने के लिए कौन कौन से विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं। तो आप विकल्प की बात कर रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं, यानी उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और अलग अलग अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं और उस अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप बाई करते हैं, खरीदते हैं और खरीदने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारा नीड था उससे पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। तो इसको हम 5 स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन क्या है? नीड एनालिसिस है। दूसरा इसमें है आपका इंफॉर्मेशन सर्च। ठीक है, जब आप प्रोसेस की बात करते हो तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि कई सारे आपके स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। चौथा है आपका परचेज डिसीजन। पांचवा है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। चलो ध्यान दो इधर, चलो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम नीड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीड एनालिसिस कंज्यूमर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। अब यहाँ पे हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो कैसे किसी गुड्स को परचेज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर है ना, तो हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, न कि हम फर्म के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो पहले नीड एनालिसिस, आप एज ए कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट देखते हो। ठीक है, और इसमें हम बेसिकली गैप देखते हैं कि जो आपका करेंट स्टेटस है या फिर करेंट स्टेट है वो आपका डिजायर्ड स्टेट से कितना वैरी कर रहा है। यानी सिंपली हम ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। आप कोई चीज क्यों खरीदते हो? जब उसकी कमी फील हो रही है, तो उसको पूरा यानी नीड पूरा करने के लिए तो पहले आप प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आपको मोबाइल लेना है तो कहीं ना कहीं आपको इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई होगी, तो इसलिए आप मोबाइल परचेज के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है,
या फिर अगर खाना खाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भूख लगा होगा, तो फिर उसके बारे में सोच रहे हैं कि अब मेरे को भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे पूरे ये जो आपका बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, हम एग्जाम्पल खाने का ही लेके चलेंगे। ठीक है, जो हमारा नीड है वो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है, क्या है, भूख लगी है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो डिजायर्ड स्टेट और जो आपका करेंट स्टेट है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? डिजायर्ड स्टेट और करेंट स्टेट, इसके बीच का जो गैप है यही बताएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है या फिर आपकी नीड क्या है या फिर रिकॉग्निशन, मतलब नीड रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। तो अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो उसकी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई या फिर नीड हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीड एनालिसिस कर लिया। अब यहाँ पे उसको खाना चाहिए। अब यहाँ पे पहली चीज की ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? तो जो आपका नीड एनालिसिस है आप दो तरीके से करते हो। ठीक है, एक है इंटरनल स्टिमुलाई और दूसरा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो दो तरीके से एक्सप्रेस होती है या फिर जनरेट होती है। कई बार होता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, खुद से हमें वो फील आ रहा है, और कई बार होता है कि हमें फील नहीं है, हाँ ठीक है, तो अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। या फिर हम कहीं चलते फिरते जा रहे हैं तो वहां से भी कुछ चीजें मार्केट में दिख जाती है और उससे फिर हम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में हम बात करें कि जब किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो दो तरीके से अपने नीड को आइडेंटिफाई कर सकता है। एक है आपका इंटरनल स्टिमुलाई और दूसरा है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि आपको खुद से ये सारी चीजें पता चल रही है, आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है या फिर पर्सनल डिजायर है, ये कंज्यूमर के अंदर से यानी खुद के फीलिंग से आ रही है। तो ये कौन सा होगा? इंटरनल स्टिमुलाई। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको ये जो फीलिंग है खुद से आ रही है, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये फिजियोलॉजिकल जो आपका सेंसेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कब हो रहा है? जब आपका पेट खाली है, पेट आपका गुड़गुड़ा रहा है कि भूख लग गया है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो ये इंटरनल सिग्नल आपको मिल रहा है कि अब मुझे खाना चाहिए। इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल में क्या होगा? देख के, मतलब वैसे अभी भूख जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन बस रास्ते चलते निकल गए, गोलगप्पा वाला दिख गया तो हाँ अब मुझे गोलगप्पा खाना, समोसा दिख गया तो मुझे समोसा खाना है। ठीक है, पिज्जा की दुकान चली दिख गई है तो आज पिज्जा खाने का मन कर दिया। तो ये आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स है या फिर फैक्टर्स हैं। तो ये हम एनवायरमेंटल फैक्टर ले रहे हैं जिसके वजह से कंज्यूमर का जो परसेप्शन है या फिर जो उसकी नीड है या फिर डिजायर है वो अचानक से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल आपका फैक्टर्स है, इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर कैसे हुआ? जब आपने कहीं पे फूड देख लिया या फिर अच्छी खुशबू आ गई कि अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो फिर वहां पे भूख लग जाती है। ठीक है, या फिर कहीं पे आपने बढ़िया सा एडवर्टीजमेंट देख लिया, डिलीशियस फूड का अच्छा सा पिक्चर दिख गया, तो फिर वहां से भी आपको मन कर देता है कि चलो खा लेते हैं। टेलीविजन पे आप कोई सीरीज देख रहे हैं और बीच में ऐड आ गया खाने पीने का बढ़िया सा, तो फिर देख के ही भूख लग गई। पहले भूख नहीं लगी थी लेकिन एडवर्टीजमेंट आया तो भूख लग गई। हाँ हाँ, तो ये तो कंज्यूमर भी है, मैं तो बोला है कि ये सब ऐसे ही होता है। ठीक है, वही हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा खाना मिलता है, चल तू, ठीक है, उसका भी मन कर दिया, सही में ऐसा है क्या, चलो चलते हैं फिर। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की हमने बात कर ली, ये आपका पहला स्टेप है जहां से आप जो गुड्स है या फिर सर्विस है उसको खरीदने की बारे में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आप स्टेप में चलते हैं, वो है इंफॉर्मेशन सर्च।
तो इंफॉर्मेशन सर्च में आप अपने नीड को पूरा करने के लिए अवेलेबल जो भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उस नीड को पूरा करने के लिए। पहली चीज तो क्या थी, नीड थी, आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अब उसको कहाँ से पूरा किया जा सकता है, मान लो अगर हम कहें कि लैपटॉप लेना है, तो अब लैपटॉप में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके स्पेसिफिकेशन क्या है, एग्जैक्टली आपका रिक्वायरमेंट है किस चीज का। मतलब अगर लैपटॉप में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा ना, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, ठीक है, आपका जो जनरेशन है कौन सा जनरेशन, 9th जनरेशन या फिर 4th माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें विंडोज का कौन सा जनरेशन चाहिए, विंडो 10 चाहिए, विंडो 11 चाहिए, तो अलग अलग चीजें, रैम कितना चाहिए, आपका रोम कितना चाहिए, आपका स्टोरेज कितना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है इंफॉर्मेशन सर्च में। आपके पास उस नीड को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम स्टोर की भी बात करेंगे, जैसे आपको भूख लगी है तो खाना खाने के लिए आपके पास कौन कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, वहां पे कौन कौन से मेनू है, मेनू का मतलब ऑप्शन क्या है, फूड आइटम वहां पे क्या क्या अवेलेबल है। द गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्शन, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सर्च। ये दो तरीके से आप करते हैं, एक है इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च और दूसरा है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपके अलग अलग चीजें हैं। इंटरनल का मतलब है कि यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पास्ट नॉलेज के बेसिस पे कर रहे हैं, आप किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से पूछने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, हम वहां पे जाके खाना खा के चले आएंगे। नहीं तो दूसरा चीज क्या है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च हो गया। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। इंटरनल का मतलब है कि पास्ट एक्सपीरियंस है या आपका जो पर्सनल प्रेफरेंसेज है या फिर आपको कितनी जानकारी है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और एक्सटर्नल सर्च में आपका है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रेफरेंसेज दे रहे हैं, उनसे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं, या फिर आपका एडवर्टाइजिंग हो सकता है, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हुए रिव्यू भी हो सकते हैं। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च इसमें भी आएंगे, ठीक है। इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च और दूसरा है आपका एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च। इंटरनल में समझ गए, इंटरनल में ये सारे इंफॉर्मेशन आप खुद से इवेलुएट कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर मेमोरी के बेसिस पे, आप खुद अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का, थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी अगर आपको भूख लगी है तो कौन कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं वो आपको पता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च में आप ऑनलाइन रिव्यू या फिर मेन्यूज देखते हैं। जैसे आप अमेजन पे जाते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या देखते हो कि क्या क्या फीडबैक या फिर लोगों ने क्या क्या रिव्यू लिख रखा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। दूसरा है वर्ड ऑफ माउथ, यानी आपके फ्रेंड फैमिली वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं। और तीसरा होता है कि आपका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, हम इस फूड के रेफरेंस में देखा जाए तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कि आपको बेसिकली क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर हम इसी को लैपटॉप का भी मैंने एग्जांपल लिया था, तो अब लैपटॉप में भी आपके स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल का एनालिसिस या फिर इवेल्युएशन कर रहे हैं, कितना टाइम आप इंफॉर्मेशन सर्च में दे रहे हैं, कम टाइम दे रहे हैं या फिर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसको हम लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कहते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि इंफॉर्मेशन सर्च में आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कम है या फिर बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के नेचर पे। प्रोडक्ट का जो नेचर है वो डिटरमाइन करेगा कि आप इंफॉर्मेशन सर्च में कितना टाइम दे रहे हैं। तो इसमें दो तरह के आपके प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, एक होगा लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और एक होगा आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट।
तो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा आप डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम नहीं देते हैं, यानी लो कॉस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, लो वैल्यू प्रोडक्ट हो सकता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, तो लो इन्वॉल्वमेंट आपका प्रोडक्ट हो गया। और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, जहां पे बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आप रिसर्च कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? हो सकता है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो, या फिर आप एक बेहतर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो उतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो आप जो भी मिला उठा के खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिटेड या फिर एक्सटेंसिव सर्च फॉर इंफॉर्मेशन हो सकता है। लिमिटेड में लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होंगे, और जब एक्सटेंसिव सर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इंफॉर्मेशन सर्च कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके क्या क्या विकल्प हैं या क्या क्या अल्टरनेटिव हैं, उसको जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है।